टाइगर जयराम महतो ने कैमरे पर पहली बार अपनी शादी पर बड़ा खुलासा कर दिया है कि यह क्या लव मैरिज करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हेमंत सोरेन और सुदेश महतो पर कैमरे के सामने टाइगर का दिया गया ये बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हम तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये वीडियो देखिए। वो टीचर थे, लेकिन पढ़ाने भी जाते थे तो प्रैक्टिस करके जाते थे कि स्टूडेंट कौन सा सवाल पूछ दे। तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि भाई आप जिस लक्ष्य के लिए आप पढ़े हैं, जैसे मान के चलिए कोई किसी लक्ष्य को पाने के लिए पढ़ा है और फिर जब उस लक्ष्य को हासिल कर लेता है तो पढ़ाई लिखाई से नाता तोड़ देता है, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए विराट कोहली, ठीक, वो तो क्रिकेटर बन गए, भारत के नंबर 1 क्रिकेटर बन गए, लेकिन आप उसके बाद भी 2 बजे रात तक कोई प्रैक्टिस करता है तो विराट कोहली, देर देर समय तक कोई नेट में प्रैक्टिस करता है तो विराट कोहली। तो इसका मतलब है कि आप शिखर पर तो आ जाएंगे अपने मेहनत से, लेकिन शिखर पर बने रहने के लिए आपको दोगुना मेहनत करना पड़ेगा। तो ठीक, हमें लगता है विधानसभा का सत्र भी एक माने एक प्रशिक्षण की तरह है कि आप कितना सीख कर जाते हैं और सीख कर कितने तरीके के साथ अपने बातों को रखते हैं जो जनता ने आपको दिया है। अभी 5 दिनों का सत्र रहा, तो झारखंड में बहुत कह सकते हैं कि सत्र छोटा रहता है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि पटल पे नहीं आ पाते हैं। देखिए, सबसे पहला बात तो सरकार की मनसाई होती है जानबूझकर सत्र को लंबा दिखाने के लिए शुक्रवार को सत्र शुरू करते हैं। सैटरडे संडे 2 दिन गिनती हो जाता है, उस दिन छुट्टी रहता है, तो आदमी ने लंबा देख रहा है कि भाई कब है ना 5 से 12 तक है, तो इन लोग जानबूझ के सत्र को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए बीच में सैटरडे संडे डाल देते हैं। मेरा मानना है कि कम से कम जो मानसून सत्र हो और शीतकालीन सत्र हो, जो फिलहाल अभी झारखंड में मात्र 4 दिन का कार्य दिवस होता है, एक दिन तो शोक प्रस्ताव में चला जाता है, यानी 5 दिन का होता है, वो कम से कम 10 दिन कम से कम। और बजट सत्र तो 20 से होता है, लेकिन फिर भी उसको लगता है 25-30 दिन तक होना चाहिए। देखिए, सत्र का मतलब लोगों की अपेक्षा है कि भाई वहाँ जो बात उठेगा उस पर काम होगा, क्योंकि वहाँ सारे विधायक एक साथ मौजूद हैं, वहाँ सारे मंत्री एक साथ मौजूद हैं, वहाँ डीजीपी बैठा है, वहाँ सीएस बैठी हुई है, सीएस बैठे हैं, डीजीपी बैठी है, तो सारे राज्य के नामचीन पदाधिकारी भी उस दिन सत्र के समय रहते हैं। शिक्षा विभाग के सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव, ग्रामीण विकास के सचिव, तमाम जो पदाधिकारी से लेकर सभी उस दिन बैठते हैं। कम से कम वहाँ जो बात उठेगी, मेरे विधायक चाहे किसी भी क्षेत्र के विधायक जो समस्या वहाँ रखेंगे, कम से कम उनका समाधान होगा। तो चलिए, सत्र के लेकर जनता के मन में एक अलग विचार है। जैसे हम लोग घर में अगर कोई छोटा मोटा भी झगड़ा होता है तो बोलते चलो कोर्ट में तुमको देख लेंगे, तो वो एक भाव है सत्र को लेकर कि चलो भाई एक बार सत्र मेरा मुद्दा को उठा दो, काम हो या ना हो, एक बार मुद्दा हम सुनना चाहते हैं, इस सत्र मेरा मामला उठा। अच्छा जयराम जी, ये जो आपकी मतलब किताबें रखी हुई हैं, तो कभी ये सोचा कि अगर विधायक नहीं होते तो क्या होता, या विधायक होने के बाद कुछ और करने का की भी तमन्ना है कि ये और चीज़ किया जाए? क्योंकि लोग अधिकारी IAS IPS बनते हैं, और हमने देखा कि IAS IPS बन के फिर विधायक बन जाते हैं, लेकिन आप विधायक होकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन में इस तरह की भी कोई बातें हैं? नहीं, हम लोग ठीक है, जहाँ जिस जनता ने दिया, देखिए जनता से हम लोग जुड़ के रहेंगे। इसमें क्या है कि एक आम जनमानस के साथ असल सेवा तो यही है, क्योंकि यहाँ आपको जनता डायरेक्ट चुनती है, पदाधिकारियों को जनता नहीं चुनती, वो अपनी मेहनत से एग्जाम पास करके जाते हैं। तो जनता के लिए कुछ करना है तो यही तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप सीधे जनता के लिए करेंगे। तो ठीक है, जो दायित्व मिला है वो ठीक है, लेकिन हाँ, इससे आगे जाना है वो तो सोच है, और उस सोच को तो रखे हैं। पिछले 1 साल में विधायक बनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या बदल गया आपके जीवन में? हाँ, जिम्मेवारी बढ़ी, उम्मीदें बढ़े। उससे पहले नए लोग उम्मीद करते थे कि ठीक है हम जयराम महतो के पास जाएंगे, वो काम कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई वो कुछ पद में नहीं है। लेकिन अब उम्मीदें बढ़ी हैं, अब जवाबदेही बढ़ी है कि आप एक संवैधानिक पद को धारण किए हैं और जनता का एक जनसैलाब हमसे मिलने आता है अपनी समस्याओं को लेकर, तो उम्मीदें लोगों की बढ़ी हैं, अपेक्षाएं बढ़ी हैं। 1 साल हो गया अब लगभग चुनाव के खत्म हुए, और हैंगओवर अब उतरा उस चुनाव का, और आगे क्योंकि आपको अपनी पार्टी को भी मजबूत करना है, इस दिशा में किस तरह से काम चल रहा है आप लोगों का? हाँ बिल्कुल, संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई है, पार्टी का विस्तार कैसे होगा, सांगठनिक ढांचे को मजबूत कैसे किया जाएगा, इस पर भी वो लगातार काम कर रहे हैं। एक जो लड़ाई अब जो एक नई तरह की राजनीति शुरू हुई है, बांटने वाली राजनीति, अब आदिवासी और गैर आदिवासी में बंटवारा, कुड़मी आदिवासी में बंटवारा, ये जो सियासत है वो झारखंड के लिए कितना नुकसानदेह आपको लग रहा है? देखिए, बंटवारा हमेशा नुकसानदायक होता है, चाहे झारखंड की बात हो या देश की बात हो। जब जब लोग बंटते हैं तो नुकसान होता है, लेकिन यहाँ हमें लगता है कि ये इस बंटवारे की दृष्टि से नहीं, एक हक अधिकार की दृष्टि से देखा जाए, और उतना तक ही लोगों को सीमित रखना चाहिए, बांटने का कार्य नहीं होना चाहिए। अपने क्योंकि हम लोग का जो बौद्धिक स्तर है, मानसिक स्तर, उसे थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है, उस लेवल उस स्तर को ऊपर उठाने की आवश्यकता है कि जो घटनाक्रम घट रहे हैं वो अपने राइट्स को लेकर है, ना किसी से बंटवारे को लेकर। लेकिन कुछ लोग इसे बंटवारे का नाम भी दे रहे हैं और उसमें भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं। तो ये जो लड़ाई जो चल रही है, इशारा आप समझ रही है, तो लड़ाई जो चल रही है, इस लड़ाई से नुकसान तो आखिरकार झारखंड को होना है, लेकिन विनोद बिहारी महतो, AK राय, शिबू सोरेन और तमाम जो बड़े नेता उस वक्त जो एकजुटता थी,
वो देश की राष्ट्रीय पार्टी, नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन वो और तमाम दल ये चाहते हैं कि ये एकता टूटे ताकि उनकी सत्ता हासिल हो। बिल्कुल, उन्होंने प्रयास भी किया था वो ये, लेकिन चूंकि वो महापुरुष हमारे बीच नहीं है तो हम लोग इतिहास में जाकर उन चीज़ों पे बात करना हम लोग नहीं मुनासिब समझते, लेकिन उन्होंने प्रयास भी किया था कि इनका संगठन कमज़ोर हो, संगठन बिखरे, और वो हुआ भी था। कई दांव पेच किए गए थे उस समय कि भाई इनको अलग किया जाए, और वो चीज़ें कुछ दिनों के लिए हुई भी थी। अच्छा, झारखंड के बाहर हम देखते हैं कि आप पुरुलिया में भी, बंगाल में भी जाके चुनाव प्रचार, मतलब चुनाव प्रचार तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप वहाँ पर भी जाके सभाएं करते हैं, चाहे वो कुर्मी समाज को लेकर हो। तो क्या आप सोच रहे हैं कि बंगाल में भी आपको अपने शक्ति को बढ़ाना, या बंगाल में भी आप हाँ, निस्संदेह बंगाल, एक्चुअली वो बंगाल जो हिस्सा फिलहाल है वो बंगाल हम लोग से उनका भावनात्मक संबंध है, उनसे हमारा भौगोलिक संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है, पारंपरिक संबंध है, क्योंकि वो ग्रेटर झारखंड का पार्ट था। जहाँ जहाँ ग्रेटर झारखंड का पार्ट है वहाँ तो हम लोग जाएंगे, वहाँ तक फैलेंगे फिलहाल, आगे फिर भविष्य में सोचेंगे कि ग्रेटर झारखंड के बाहर हम लोग भी क्या करते हैं। आप बंगाल में चुनाव लड़िएगा? हाँ बिल्कुल, जो जंगल महल का एरिया है वहाँ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कितने सीटों पर लगभग आपकी तैयारी है? देखिए, जंगल महल में आपके मेदिनीपुर, झारग्राम, बांकुड़ा और पुरुलिया जिले आते हैं। इन जिलों में जितनी भी सीटें आएंगी और जहां हम लोग का संगठन सशक्त दिखेगा, हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो इसको अभी आपके पास ऑफर भी आ रहा है समझौता करने के लिए बंगाल से, कुछ इस तरह से कि जयराम महतो हमारी मदद करे, चाहे कोई किसी भी पार्टी नहीं, बंगाल, चूँकि देखिए बंगाल में ऐसा कोई संपर्क किसी से नहीं है, ना किसी से हमारी कोई ऐसी बातचीत है। जो राजनीतिक जो दायरा रहता है, राजनीतिक जो सीमाएं होती है, भौगोलिक सीमाएं, सांस्कृतिक तौर से झारखंड एक बड़ा, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा और ये, तो धीरे धीरे आपको लगता है कि उन राज्यों में भी पहुंचना जरूरी है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती तो है कि जब बृहद झारखंड की बात तो हमेशा सब लोग कहते हैं, लेकिन कोई कोशिश करता हुआ नजर नहीं आता है। नहीं, सरकार को तो फिलहाल कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में है और बगल में जो ममता जी हैं वो भी कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा से सहमत हैं, तो बात करनी चाहिए। इनको केंद्र से भी बात करनी चाहिए और पड़ोसी राज्य से बात करनी चाहिए कि हम लोग उस समय जैसे ग्रेटर झारखंड की मांग कर रहे थे, उस पर आज मुख्यमंत्री जी को बातचीत करनी चाहिए। अभी जो आप जिस इलाके से आते हो वो पूरी दुनिया का, क्या झारखंड का सबसे बड़ा वो आर्थिक तौर से संपन्न इलाका माना जाता है, लेकिन लोग संपन्न नहीं है, ये भी एक सच्चाई है। अब वहाँ अडानी की भी एंट्री होने की बात आ रही है, गुड्डा आप देख रहे हैं, और ISM धनबाद में भी अडानी ने बड़ा शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। हालांकि झारखंड का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, झारखंड सरकार का। तो अडानी की नज़र है, तमाम उद्योगपतियों की नज़र है झारखंड के रेयर अर्थ मेटल पर, और साथ ही साथ यहाँ के खनिजों पर। विस्थापन भी एक बड़ी चुनौती होगी जिसकी लड़ाई आप लड़ते रहे। देखिए, सबसे पहली बात, अडानी जी रहें या अंबानी जी रहें या वेदांता या बिरला कोई भी रहें, जिनका आप ज़मीन लेते हैं उनकी रजामंदी होनी चाहिए, सहूलियत होनी चाहिए, उनका पुनर्वास होना चाहिए, उनका विस्थापन होना चाहिए, उनको तमाम वो सुविधाएं देनी चाहिए जो विस्थापन होने से पहले उनको मिलती थी उनके गांव में। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो ये उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। आज बस्तर की स्थिति क्या है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्रों की स्थिति क्या है, झारखंड में गोंदलपुरा बड़का गाँव की स्थिति क्या है, गोड्डा की स्थिति क्या है, किसी से नहीं छुपा हुआ है कि उद्योगपति लगातार सरकार के सहयोग से और सरकारी तंत्रों के सहयोग से जिस प्रकार से आम व्यक्ति को खदेड़ कर बाहर कर दे रहा है उसके ज़मीन से, उसके जंगलों से, उनके गाँव से, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल लोकतांत्रिक भारत में लोग अगर आंसू बहा रहे हैं इन परिस्थितियों का सामना करके, तो चिंता का विषय है। मैं उद्योग का विरोधी नहीं हूँ, ना ही उद्योगपतियों का, लेकिन वो किस तरीके से कार्य करते हैं। आज आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, कोई एक नक्सली हिडमा या करके जो भी था, लेकिन उस जिस व्यवस्था ने उसको जन्म दिया उस व्यवस्था पर कोई बात नहीं करता है। उस व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है। मैं पुनः कहूँगा, मैंने शुरू में भी कहा है कि जो नक्सली के रूप में जो व्यक्ति मारा जाता है या फिर मुठभेड़ में जो जवान शहीद होता है, वो दोनों मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, दोनों आपस में लड़ते हैं और उसका लाभ एक उद्योगपति उठाकर ले जाता है। मैंने इस बात को कहने में लोग परहेज करते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन मैंने खुले डंके की चोट पर कहा है कि जो नक्सली मारा जाता है पुलिस की गोली से या जो पुलिस का जवान शहीद हो जाता है, कहीं ना कहीं दोनों एक मिडिल क्लास किसान परिवार के बेटे होते हैं। लेकिन आज ये सत्ता की लालच में आज वे लोग इस तरह का उनके साथ घटना घटता है। नक्सली को मैं बुरा या फिर उनके बारे में बुरा से बुरा तब कहूँगा जब वो शहरों में आकर किसी से लेवी मांगेंगे, जब वो आकर किसी नारी का अपमान करेंगे, वो किसी का ज़मीन लूटने का काम करेंगे, वो आकर किसी से रंगदारी हफ्ता मांगेंगे, तब वो अपने जंगलों में हैं, अपने गाँवों में हैं, और सरकार की नीतियाँ जब उनके गांव में जाती है तब वो विरोध करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। इस तरह का हालात है, इसको बदलने की आवश्यकता है, इस सोच को बदलने की आवश्यकता है कि भाई उनके साथ गलत ना होगा तो वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। और बिल्कुल आज आप उनके गांव में, आज आप शहर में डिनोबली है, DAV है, कॉर्मेल है, नामचीन विद्यालय है, और उन गाँव में जंगली क्षेत्र गाँव में आप खिचड़ी भेजे हैं,
भेजिए वहाँ बड़े बड़े स्कूल, भेजिए वहाँ बड़े बड़े अच्छे शैक्षणिक संस्थान, भेजिए वहाँ उनको कैसे रोजगार से जोड़ेंगे, कैसे उनको शिक्षा से जोड़ेंगे, कैसे उनको उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तमाम सुविधाओं का ऐसा लाभ दीजिए जैसे आप शहरों में दिल्ली और मुंबई के महानगरों में देते हैं। तो कोई नक्सल क्यों बनेगा, क्यों कोई हथियार क्यों उठाएगा? जिस इलाके में भी हम लोग हैं 10,000 एकड़ ज़मीन आज़ादी के बाद दी गई, यहाँ के आदिवासियों की ज़मीन HEC 10-12 हज़ार एकड़ ज़मीन बोकारो में, उसके अलावा दामोदर घाटी वैली मैथन बिल्कुल तमाम। अनगिनत जमीन है। और सबसे बात है कि आज भी विस्थापित लड़ रहे हैं। बात यह है ना कि विस्थापित आज भी लड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि कोई व्यवस्था और सिस्टम ही किसी को अपराधी बनाता है, जबकि व्यवस्था को करना क्या है आप अनुमान बता लीजिए। अगर मान के चलिए एक साथ अगर 10 गाँव उजड़ते हैं तो हमें लगता है कि 10 गांव अगर उजड़ते हैं, ज़्यादा से कितने गांव उजड़ते हैं? कोई भी विस्थापन होता है तो 20, 25, 30 की संख्या में। तो हमें लगता है कि जितना का प्रोजेक्ट होगा उसमें 2-3% में उन गाँवों को बसाया जा सकता है। प्रोजेक्ट 2 रुपये का नहीं होता है, 1000 करोड़ का होता है। तो हमें लगता है कि आज के डेट में अगर उन गाँवों को बसाना है तो हमें लगता है 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ पर्याप्त हैं। आप यहीं देखिए ना कि एक बहुत बड़ा कितना 4 करोड़ 32 लाख एक विधायक का हो गया, तो 70 को बनाए तो 7 28 300 करोड़। तो 300 करोड़ में आप बसाएं कि नहीं? कितने? ठीक है विधायक एक है, लेकिन ईमानदारी से बोलिए उन आवासों में कितने लोग रह सकते हैं? एक आवास में सुविधापूर्वक कम से कम 50 लोग रह सकते हैं। यानी मोटा मोटी कह सकते हैं वो बड़ा गांव बस गया। अभी वो कितनी सुविधाओं के साथ, कितने में? 300 करोड़ में। तो हमें लगता है उसका 10% में अगर आम व्यक्ति के लिए, चूंकि भाई माननीय है तो इनको बहुत ही वीआईपी ट्रीट्स के साथ बनाया गया, अगर आम व्यक्ति एक सरल व्यक्ति के लिए कुछ किया जाता तो हमें लगता है उसका 10% में आप इतना बड़ा गाँव, इतनी बड़ी हवेली बसा लेते हैं। तो कोई भी जो व्यक्ति उद्योग लगाता है, जो व्यक्ति जंगलों के बीच जाकर उद्योग लगाता है, वो इन बारे में क्यों नहीं सोच पाता है कि भाई उनको उजाड़ने से पहले वो जैसा रहते थे वैसा हम उनको पहले बना दे, फिर उनके बात करें कि भाई यहाँ एक प्रोजेक्ट लगेगा। तो आप जब निजी तौर पर मुख्यमंत्री या अधिकारियों या मंत्रियों से मिलते हैं तो आप इस तरह का सुझाव देते हैं कि ये करना चाहिए? देखिए एक बात जान लीजिए, अभी जो वर्तमान की सरकार है वो 56 सीटों के साथ है, उसे बहुत अभिमान है, वो किसी का सुझाव नहीं लेती है। आपने देखा जब इस बार विधेयक प्रस्तुत हुआ 3 ही विधायक संशोधन दिए। सबसे पहला बात तो आश्चर्य की बात है कि विधायक का काम क्या है? विधायक का काम होता है एक बजट पे चर्चा करना और एक विधेयक पे बात करना। विधेयक सबसे इंपॉर्टेंट है। विधेयक का मतलब ही होता है विधेयक, विधि। और हमारे विधायक विधि पे ही नहीं बात कर रहे हैं। बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनका मानना है कि जो हम प्रस्ताव देंगे सरकार के जो विभागीय मंत्री है जो विधेयक लेकर आए हैं वो स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो निजी तौर पर जब बात होती है तो आपके कामों को विधायक गंभीरता से, मतलब मंत्री गंभीरता से लेते हैं? हाँ लेते हैं, गंभीरता से कामों को लेते हैं। लेकिन जैसे हम लोग विधेयक में संशोधन दिए, क्योंकि आप जो जिस बात की बात कर रहे हैं वो एक नियमावली है। विस्थापन पे बात करना यानी एक नियम पे बात करना। आप उस नियम में उनको कुछ विषय समझाएंगे तो उन पर देखते हैं कि हम लोग विधानसभा में जैसे संशोधन दिए तो कोई स्वीकार ही नहीं करता, इसलिए कोई चर्चा ही नहीं करता है। हम लोग निजी तौर पर देखते हैं कि आपका 2 मंत्रियों से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह। तो इरफान अंसारी आपके कामों को करते हैं? क्योंकि उनके हमने देखा कि करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि हाँ सुने, हम भी सुने, अब कितना हम सुने आपके काम को करते हैं। जैसे कि माने कोई भी हॉस्पिटल का मैटर होता है तो हम उनको फोन करते हैं, तो वो टेलीफोन करते हैं, शुल्क माफ करना हो या फिर मैंने एडमिट नहीं हो पा रहा है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो हम मंत्री जी को फोन करते हैं, फिर वो अपने लाइनअप करते हैं कि भाई ऐसा सब बात है। अच्छा, एक साल में हम लोग देखते हैं कई बार जयराम महतो उस रंग में नहीं दिखते हैं जिस रंग में पहले दिखते थे। तो ये गंभीरता है या एक डिप्लोमेटिक नहीं, कभी कभी आपको परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ता है। हालांकि जो मेरा पहचान है, ओरिजिनल मेरी जो पहचान है, उस पहचान से हम नाता कभी ना तोड़े हैं ना तोड़ेंगे। लेकिन आप कभी कभी थोड़ा सा गंभीर, थोड़ा सा शालीन, थोड़ा सा मौन कभी कभी आप होते हैं, परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। अच्छा, आपके चुनाव लड़ने से हमने देखा और आप भी उस चीज़ को मानते होंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का उसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और सुदेश महतो को उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ। 2019 में आप अपनी भूमिका कहाँ देख रहे हैं उस जगह पे? 2029 29 में देखिए अभी 29 तो समय है पत्रकार बंधुओं। हम लोग अभी, हमारे पास जो समय है ये 4 साल, इन 4 सालों में हम कितना काम कर पाते हैं, कितना जनता की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, कितना उनके बीच हम रह पाते हैं, ये हमारे लिए चुनौती है। नई पार्टी है, नई आइडियोलॉजी है, नए तरीके हैं, नए तेवर हैं, तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। अभी जो यूएसपी है, सभी दलों की अपनी अपनी यूएसपी है। जेएमएम की अपनी आदिवासी और झारखंडी मूलवासी की एक यूएसपी मानी जाती है। बीजेपी की आपको मालूम है क्या यूएसपी है। तो वो 2 यूएसपी के बीच में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है झारखंड में। उन 2 यूएसपी के बीच में आपको क्या लगता है, आपके सामने चुनौती क्या है आने वाले दिनों में? ध्रुवीकरण से ध्रुवीकरण तो है, आज की डेट में पॉपुलेशन होने के कारण ही एक मैंने पढ़े लिखे नौजवान राजनीति में आने के बारे में नहीं सोचते हैं, या फिर जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में नहीं आने की सोचते हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि आज के दौर में जो वोट होता है वो ध्रुवीकरण से होता है। आज देश में इंडिया और इंडिया के अलावा कुछ है ही नहीं, शेष बचा ही नहीं है। इंडिया या तो एनडीए, इसके अलावा अगर आप पहचान बनाने निकले हैं बीच में तो बहुत बड़ा चुनौती है।
तो इसलिए ऐसी परिस्थितियों में चुनौतियां हैं, लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजी है झारखंडियत, झारखंड के लोगों का विकास, झारखंड के लोगों का हक अधिकार, ये आइडियोलॉजी ही हमारा, बाकी जनता हमारा समर्थन करेगी, हमें ये विश्वास है। आजकल जो वेडनेटा पॉलिटिक्स या बदले की राजनीति चल रही है, आपके ऊपर भी बहुत दबाव रहता है, कभी महसूस किया? नहीं, होता है, ऐसा नहीं कि आप ऐसा वातावरण में जो घटनाएं घटित होती हैं, जो परिस्थितियां आती हैं, आप उनसे विपरीत नहीं है, ऐसा आता है हमारे साथ, उन चीज़ों को हम लोग भी महसूस करते हैं। आने वाले दिनों में जब बजट सत्र आएगा और उसके बाद तो अपनी पार्टी में जो आप अभी बाकी साथी तो हैं, लेकिन मजबूती के लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, अच्छे नेता, अच्छे लोग जोड़ने की ज़रूरत है। और आपको कहाँ आपको कमी महसूस हो रहा है? आपके साथ जो जुड़ने वाले लोग हैं, क्या अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ज़्यादा जुड़ते हैं लोग या फिर समाज के लिए और राज्य के हमने देखा कि कई साथी आपके छोड़ के आपको चले भी गए। देखिए, आना जाना तो लगा रहता है। जब आप राजनीति में आ जाते हैं, विचारों का ना मिलना, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, आना जाना लगा रहता है, यही राजनीति है। तो हमें लगता है कि जो चले गए हैं उनसे हमें कोई नुकसान ना हुआ है ना होगा। जो नए लोग जोड़ने के लिए, हाँ, नए लोग जुड़ रहे हैं और अच्छी संख्या में जुड़ रहे हैं। अच्छा, कई बार हम लोग देखते हैं कि जो जेएलकेएम के उम्मीदवार हैं, मतलब उम्मीदवार क्या, नेता भी कहेंगे, उन पर वसूली या इस तरह के कई तरह के आरोप भी लगे, जैसे अभी आपको इचागढ़ का जो मामला हुआ, और कई बार हम देखते हैं कि आप उस तरीके से या जेएलकेएम उस तरीके से स्टैंड लेता हुआ नहीं दिखाई देता, या इस तरह के आरोप जेएलकेएम के नेताओं पर ही क्यों ज़्यादातर लग रहे हैं? हम ये देख रहे हैं जेएलकेएम के नेताओं पर इसलिए लग रहा है कि दोनों ही दलों का यही मंत्रणा है कि भाई तीसरा विकल्प ना बने, हम दोनों फरिया लेंगे, इंडिया और एनडीए हम लोग आपस में फरिया लेंगे, जो होगा ठीक है, तीसरा विकल्प ना बने। जेएलकेएम सभी के लिए चुनौती बना है, तो इसलिए नो डाउट हम ये नहीं कह रहे कि हमारे राजनेता हैं उनमें त्रुटियां नहीं है, त्रुटियां होंगी, परिस्थितियों के अनुसार त्रुटियां हुई होंगी, लेकिन वो टारगेटेड इसलिए होते हैं कि वो तीसरे विकल्प के साथ निकले हैं, वो जयराम महतो के साथ निकले हैं, तो इसलिए वो टारगेटेड होते हैं। एक कॉरपोरेट्स है जो कि पूरे देश की सत्ता को अब चला रही है, जैसा माना जाता है, तो वो कॉरपोरेट की शक्ति के आगे आप अपने आप को कितना मजबूत मान रहे हैं, और उसका भी दबाव है? नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। आपकी ताकत जनता है, लेकिन जनता बिखरी हुई है, कॉर्पोरेट एकजुट है। वो एक आदमी है लेकिन 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी के साथ वो एकजुट है, वो उसकी दिशा है, लेकिन आपके पास जनता तो 1000 है, लेकिन वो अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ बिखरी हुई है। आज जनता बिखरी हुई है, इसलिए तो कॉर्पोरेट का राज है। उनकी आबादी कितनी है? 1%, और हमारी आबादी, जनता, आम जनमानस की आबादी कितनी है, कितना परसेंट? लेकिन राज करने का रीजन है कि हम लोग बिखरे हुए हैं, वो लोग एकजुट हैं। देखिए, अब हम तो कॉर्पोरेट जगत को भी कहेंगे कि अगर वास्तव में भारत की भूमि से आपको प्रेम है, तो आपको भी सोचना चाहिए, अपने लोभ का, निजी लोभ का त्याग करते हुए लोगों की सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाने चाहिए। नहीं तो आज जो परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं, नो डाउट विराट कोहली का हम समर्थक हैं, लेकिन वो लंदन के निवासी हो गए हैं। इसी तरह धीरे धीरे जितने भी लोग मिलीनियर बिलीनियर बनते जाएंगे, इस देश को छोड़ते जाएंगे। ये कटु सच्चाई है, इसको स्वीकार करना होगा। और खैर, ईश्वर ना करे कि ऐसा हालत इस देश में हो, लेकिन लग रहा है कि कहीं ऐसा हालत हो जाएगा कि लोग अराजक स्थिति में अपने आप को पाएंगे। जो आम व्यक्ति, जो मिडिल क्लास फैमिली बच जाएगा, वो भूख से और सुख सुविधाओं से मरहूम हो जाएंगे। बिल्कुल, एक मिलीनियर जा रहा है यानी 50 लोगों का नौकरी लेके जा रहा है। कोई भी, अगर आप ही सपोज दैट आप मीडिया का ही काम करते हैं, चलिए आप एक अच्छा मीडिया आप संचालन कर रहे हैं, तो वहाँ आपका एडिटर है, आपका कैमरामैन है, 50 लोग हैं कि ना आपके पास। तो अगर आपका मन एक दिन हुआ कि हम इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, तो आप केवल आप नहीं जा रहे हैं, 50 लोगों की नौकरी, आमदनी का रास्ता लेकर जा रहे हैं। तो हमको लगता है विगत 10 सालों में नहीं करने से भी कई हजार मिलेनियर बिलियनियर इस भारत देश को छोड़ के जा चुके हैं। तो और ये बढ़ता ही जा रहा है, ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। क्योंकि भारत की स्थिति क्या है ये सभी जानते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि भारत की परिस्थिति क्या है। एक धार्मिक उन्माद में फंसकर भारत कहाँ जा रहा है, ये किसी से नहीं छुपा है। आस्था सबकी है, आस्था सबका कोई सम्मान करे, लेकिन जिस प्रकार से आज देश में माहौल बना है, ये किसी से छुपा नहीं है। और आने वाला दिन 20-25 साल आप देखेंगे, आप भी जीवित होंगे, हम भी जीवित होंगे, अगर रहे तो हम लोग सामने बैठ कर देखेंगे इस देश की स्थिति क्या होगी। देखिए ना, विराट कोहली का एक सॉलिड एग्जाम्पल लीजिए, अभी का नहीं, विराट कोहली जब हम तो कभी कभी उनकी मंचों में भी इस बात की आलोचना की है कि वो शादी कहाँ की है, कनाडा या कहाँ की है, ज्वेलरी उनका या ऑस्ट्रेलिया से, उनका पानी का बोतल कहाँ है, फ्रांस से। तो इकोनॉमी बेहतर किसकी हुई, उन देशों की। अगर वही काम विराट कोहली भारत में करते हैं तो इकोनॉमी बेहतर किसकी होती, भारत की होती। नो डाउट, एज ए क्रिकेटर में उनका बहुत बड़ा समर्थक हूँ, लेकिन मैं एक विचारक भी हूँ, और आमदनी के विचार में, भारत की आर्थिक स्थिति के विचार में वो ठीक नहीं किए। अच्छा, क्रिकेट तो हम आप देखते हैं, क्रिकेट का भी चर्चा भी कर रहे थे। जयराम महतो, ऐसे मतलब राजनीति से अलग हट के बात करें तो जयराम महतो अपने मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि मनोरंजन के लिए वो क्या करते हैं, फिल्मों में कभी देखते हैं फिल्म? हाँ, फिल्म में टाइम देखिए, फिल्म 3 घंटा देखना होता है, उतना समय नहीं कि अब 3 घंटा बैठ के मोबाइल में फिल्म को देख पाए। तो आप देखते हैं 6 घंटा 7 घंटा। हाँ, क्रिकेट का एक अलग चीज़ है। क्रिकेट में उस दिन वो कभी कभी होता है ना, फिल्म तो आप रोज देख सकते हैं, क्रिकेट कभी कभी होता है। तो क्रिकेट हाँ एकदम। आखिरी फिल्म आप कब देखे थे? आखिरी फिल्म तो मान के चलिए याद नहीं है, रुकिए याद कर ही लेते हैं। आखिरी फिल्म
धनबाद की हॉल में देखे थे, हमको लगता है 2-3 महीने पहले। 2-3 महीने पहले। कौन हीरो कौन आपका हीरोइन या देखिए हीरो हमको राजकुमार पसंद थे। राजकुमार। हाँ, राजकुमार हमको इसलिए पसंद थे कि उनकी फिल्म में हीरोइन नहीं होती थी, और हम लोग बचपन में ये मानते थे कि जो हीरोइन होती है, देखिए बचपन में क्या था, अभी ना रोमांस की फिल्में देखिए, कहानी, बचपन में मुक्का मारपीट, जितना जिस फिल्म में मारपीट होगा वो फिल्म लड़का लोगों को पसंद आता था। तो हीरोइन को रहने से हीरो मारपीट नहीं कर पाता था। ये उसमें बचपन की मैं बता रहा हूँ, जब हम 10 साल के तब की, अभी कोई इसको अन्यथा में ना ले, कहीं बहुत 2-3 जब एक बार हम बयान दिए थे तो 2-3 हमारी जो महिला समर्थक है बोले विधायक जब क्या, मैंने उसमें विधायक नहीं थे, बोला टाइगर जब क्या बोल दिए, बोले नहीं मेरा वो कथन फिल्मों के लिए। तो राजकुमार हमको इसलिए पसंद थे कि उनके फिल्म में हीरोइन नहीं होती थी, उनको टेंशन नहीं था, एकदम खुला डायलॉग चलता था उनका। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती। तो अभी आपकी हीरोइन कौन बन रही है, कोई है? अभी हम लोग ठीक ठाक हैं, राज्य के लिए सोच रहे हैं, जनता के मुद्दों के साथ काम कर रहे हैं। मतलब 29 तक ऐसा ही रहेगा? आपकी दादी तो बोलती होगी कि हो गया। देखिए घर की इच्छाएं अलग है, लेकिन हम घर के, अब मेरा जीवन केवल घर तक सीमित नहीं रहा, मेरा जीवन हजारों लोगों की उम्मीदों पर टिका है, लाखों लोगों की उम्मीदों पर टिका है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग अपने जीवन को चेंज कर लिए रूट को। तो 2029 तक यही रहेगा या 2000 देखेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने 50-50 विवाह कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मर्जी से कीजिएगा ये तो बता सकते हैं, या फिर मर्जी से कि अपने मतलब अरेंज होगा या फिर प्यार वाला जो होता है? देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। मतलब राज रखना चाहते हो? रहने कुछ चीजें राज रहने दीजिए। जी जी। और आखिर में कहेंगे कि जो हम चाहेंगे कि जो हेमंत सोरेन है और कल्पना सोरेन है और सुदेश महतो, 3 नेताओं के बारे में हम चाहेंगे कि आप व्यक्तिगत तौर पे उनके बारे में क्या सोचते हैं, या आपको लगता है कि क्या उनको अपनी राजनीति में और करना चाहिए? 3 शख्सियत। देखिए सुरेश जी अभी मान के चले, अब तो विधानसभा में भी नहीं है, उनकी राजनीतिक दल को विगत 2 चुनावों से 19 और 24 में काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उनको मेहनत करना चाहिए, एकदम जमीनी स्तर पर जाना चाहिए, और दूसरे की उनके दलों को भी, उनको अपने दलों को भी संदेश देना चाहिए कि दूसरे दल को नीचा दिखाने या फिर उनके नेताओं की आलोचना और नकारात्मक संदेश फैलाने से बेहतर है कि आप अपनी सकारात्मक विषयों को लेकर जनता के बीच जाएं, आप सकारात्मक तरीके से जनता के बीच जाएं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। और हमने देखा कि सुदेश जी जब भी आपका जिक्र चढ़ता है तो अभी भी आपको इग्नोर करते हैं, जैसे आप ये उनकी राजनीति अच्छा करने दीजिए, बड़े नेता हैं आप, बड़े नेता हैं, हम लोग अभी छोटे नेता हैं, अभी विधायक हैं, वो जब भी रहे हैं तो मंत्रालय को उन्होंने देखा है, तो भाई वो छोड़ दीजिए यार, बाजार उसी दुनिया में जी रहे हैं आपके कहने का? लगभग जी ही रहे हैं, वो उसी दुनिया में वो जी ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि उस दुनिया से बाहर हो पाए। चलिए अच्छी बात है। कल्पना सोरेन इनको क्या बदला? कल्पना जी पर हम क्या कहेंगे, देखिए वो तो फैमिली प्रोडक्ट है, ठीक है, मानते प्रतिभाशाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इस राज्य में 3.5 करोड़ की जनसंख्या में और प्रतिभाशाली महिलाएं और क्या वो नहीं है, वो केवल इसलिए है क्योंकि वो फैमिली प्रोडक्ट है, वो गुरुजी की पुत्रवधू है और मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी है, इसलिए वो राजनीति में। तो हम हेमंत जी के लिए कहेंगे कि कम से कम पूर्ण बहुमत आपके पास है, एक अच्छी सीटों को आपको जनता ने दिया है, तो आपका जो मैनिफेस्टो था, विशेषकर जो स्थानीय नीति हो, इन नीतियों के साथ अपने मैनिफेस्टो में किए हुए वादे को पूरा करें। आप स्थानीय नीति पे आपके तेवर थोड़ा सा, मतलब हम लोग लगता है कि तेवर थोड़ा सा स्थानीय नीति पे आप तेवर कम नहीं हुए हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जब चुनाव जीतने के बाद एक अलग माहौल बन जाता है, एक अलग अपेक्षाएं, अलग उम्मीदें बन जाती है। तो फिर नहीं, चुनाव नहीं, आप इलेक्शन में जीत जाएगा, एक विधायक बनने के बाद और विधायक बनने से पहले में थोड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। उसमें क्या था, सिर्फ एकदम खुला छूट था कि आप पूरे राज्य में कार्यक्रम करिए, पूरे राज्य में जहां जाना है कीजिए, सभा कीजिए, जो करें। लेकिन यहाँ आपका थोड़ा सा दायरा हो जाता है कि आपको जिला में बैठक करना होता है, विभागीय बैठकों में जाना पड़ता है, योजनाओं को लेकर आना पड़ता है, विकास के कामों को भी देखना पड़ता था। वहाँ वो परेशानी नहीं ना थी कि भाई विकास का काम देखना है, कहीं सड़क है कि नहीं, उसमें हमको क्या, लेकिन अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सड़क नहीं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पानी नहीं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसीलिए थोड़ा सा तेवर और जो आप बोले वो 1932, मतलब आपको लग रहा है बीच का रास्ता भी निकालने की जरूरत है, या फिर ना? देखिए वैसा कोई विषय भ्रामक नहीं है, इससे किसी को नुकसान थोड़ी है, दूसरे राज्यों के लोग रहते उसको नुकसान किसी को थोड़ी है, वो केवल स्थानीय नीति बनेगी उसके आधार पे, और उस स्थानीय नीति का मतलब क्या होगा, नियोजन में, और नियोजन मतलब जो झारखंड की नौकरियां होंगी। अब कोई बीएसएफ आएगा हमारे मेरू कैंप में, तो अगर तमिलनाडु करेगा तो हमको क्या आपत्ति है? कोई अगर सीएसएफ आ जाएगा हमारे कोयला नगर धनबाद में और वो हरियाणा करेगा तो हमको क्या दिक्कत है? लेकिन कोई अगर हवलदार बन के आएगा और वो अगर गुजरात से आ जाएगा तो हमको दिक्कत है। तो राज्य की नौकरियों में ये हम बात कर रहे हैं कि स्थायी नीति बनेगी और उसके आधार पर नियोजन नीति बनेगी। इसमें कोई भ्रामक विषय ही नहीं है कि किसी को यहाँ रोजगार नहीं करना है, किसी को यहाँ व्यवसाय नहीं करना है, किसी को यहाँ रहना नहीं है, ऐसा तो इसमें कहीं भ्रामक नहीं है, केवल इसको भ्रम फैलाया जा रहा है। ओरिजिनलिटी में यह है कि झारखंडियों को उनकी सुरक्षा हो जा पाएगी। 1 साल किस तरह से देख रहे हैं? मिला जुला रहा। वंदे मातरम पर जो बहस हुआ अभी संसद में, देखा आपने, उसको सुना या कुछ? देखिए, अब मैंने वही कहा कुछ देर पहले कि देश को अब धार्मिक भावनाओं का भारत बना दिया इन्होंने। अब बहस करना चाहिए था तो रोजगार पे बहस करना चाहिए था, बहस करना चाहिए था तो जो अभी देश की परिस्थिति है उन परिस्थितियों पे बहस करना चाहिए था। आज कहाँ हम लोग हैं इंडेक्सों में, उन चीज़ों पे आकलन करना चाहिए कि हमारा हेल्थ इंडेक्स क्या है, हमारा हंगर इंडेक्स क्या है, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, हमारा एजुकेशन इंडेक्स क्या है, हमारा एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स क्या है, उन चीज़ों पे बहस करना चाहिए था। लेकिन आज जो मुद्दे हैं उन पे बहस नहीं हो रहा है। बाकी अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।